हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग लगाने जा रहे हैं एक्सरसाइज जो हमारी 1.3 थी, इसके एग्जांपल्स। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 उसके एग्जांपल्स, एक्सरसाइज 1.2 उसके एग्जांपल्स, सबके वीडियो मेरे चैनल पे हैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कि 1.3 का एग्जाम्पल कहाँ पे है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे थोड़ा सा मिटा हुआ है, 9 है। एग्जाम्पल नंबर 9। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, उसी टाइम पे मैंने आपको परिमेय अपरिमेय संख्याएं ये सब बताया था। मैं फिर से बता दे रही हूँ, परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक होते हैं। अब ये होगा कि पूर्णांक क्या है, वो भी मैंने आपको उसी वीडियो में बता दिया था। आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, कि तभी आपको ये सारी चीजें यहाँ पे समझ में आएंगी। ठीक है। अब बता देती हूँ मैं आपको कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें जीरो भी होता है और जिनको हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों के साथ लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दे रही हूँ आपको। मान लिया पूर्ण संख्याएं यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। पूर्णांक क्या होते हैं? -4 है, -3 है, -2, -1। फिर हमने लिख लिया 0। फिर पॉजिटिव वाले भी सारे नंबर्स आते हैं, 1 2 3, इस तरह के और भी नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारे पूर्णांक हैं। पूर्णांकों में हमारे पूर्ण जो संख्याएं होती हैं उनको धनात्मक और ऋणात्मक, मतलब कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइन के साथ दिखाते हैं। यहाँ पे निगेटिव साइन के साथ दिखाया हुआ है और यहाँ पर पॉजिटिव साइन के साथ। ठीक है, तो जो हमारी पूर्ण संख्याएं थी, जब हम उन्हें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चिन्हों के साथ दिखाते हैं तो उनको हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल 9 जो है उसको सोल्व करवा रही हूँ। क्या करना है? एग्जाम्पल 9 हमारा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये बताना है। हमें पता है कि जो अंडर रूट वाली संख्याएं होती हैं, जिन जो पूर्ण वर्ग नहीं होती अंडर रूट के अंदर, वो सारी हमारी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग इसका उल्टा मान लेंगे। हम लोग मानेंगे कि √3 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसे मान के हम सवाल को सोल्व करना शुरू करेंगे। फिर आगे जाकर परिमेय संख्या मानने पर कुछ ऐसे विवाद हो जाएंगे आपस में ही, या फिर कुछ ऐसे बातें आ जाएंगी कि हमारा जो कथन है वो गलत हो जाएगा। तो इससे हम क्या करेंगे, फिर कह देंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि माना जो अंडर √3 है वो क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम इसको एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, परिमेय संख्या है वही जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर परिमेय संख्या है तो √3 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? p/q। और यहाँ पे q क्या है? q नॉट इक्वल टू 0 है, कि हर जो है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा, p और q जो हमारी हैं वो सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? कि जिनका HCF 1 हो, सह अभाज्य संख्याएं हैं। आप ये मान सकते हैं कि सह अभाज्य संख्या जिनका HCF 1 हो, जैसे कि मैंने 3 और 5 ले लिया, इन दोनों का अगर HCF निकालते हैं तो 1 होता है, तो ये हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इस तरह हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो गया हमारा यहाँ पे? p इक्वल टू √3 और q, ये हमारा आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हम क्या करेंगे, वर्ग करने पर दोनों ओर का वर्ग कर देंगे। वर्ग जब करेंगे तो दोनों ओर का ही होगा वैसे भी। वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? ये हमारा हो गया p/2 और ये हो जाएगा अंडर √3 q का स्क्वायर। तो ये हो गया p²। और अंडर √3 का जब स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या होगा? यहाँ पर 3 आ जाएगा। q का जब स्क्वायर करेंगे तो q² हो जाएगा। ठीक है, इतनी यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज है इसमें और कुछ नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से q² की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस पूरे को मैं लेफ्ट साइड पे लिख लेती हूँ, 3q² इक्वल टू p²। तो अगर मैं यहाँ से q² की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा हमारा? q² इक्वल टू हो जाएगा p²/3। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान देते हैं। ठीक है, ये हमारी आ गई एक इक्वेशन। अब हम लिख रहे हैं कि p²/3 जो है, ये दोनों जो है पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो p² क्या होगा? 3 से भाज्य होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं p²/3 एक पूर्णांक है।
अतः जो पी स्क्वायर है वो क्या होगा, 3 से भाज्य होगा। भाज्य मतलब 3 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा या 3 से भाग होगा, भाज्य होगा। अगर पूरा भाग नहीं गया, मैंने यहाँ पे बोल दिया कि पूरा पूरा भाग चला जाएगा, अगर पूरा भाग नहीं गया तो आंसर जो है पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, जब पूरा भाग नहीं जाता तो हम पॉइंट ही तो लगाते हैं, और अगर आंसर पॉइंट में आएगा तो क्या होगा, तब वो पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि जो मैंने आपको पूर्णांक बताए थे उनमें पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स थे, साथ में जीरो भी था, पर दशमलव वाले नंबर्स नहीं थे, तो जो होगा वो पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, अब इसका मतलब है कि पूरा पूरा भाग होना ही है। ठीक है, इस बात को हम यहाँ पे लेके चलते हैं। अब अगर पी स्क्वायर जो है वो 3 से भाग होता है, तो पी भी जो है वो 3 से जरूर भाग होगा। ठीक है ना, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, तब पी जो है वो 3 से भाज्य होगा। अगर पी स्क्वायर भाज्य होगा तो पी भी भाज्य होगा। कैसे, कुछ बच्चों अगर ना समझ में आए तो बता दे रही हूँ। मान लिया कि पी स्क्वायर की वैल्यू हमारी 6 है। ठीक है ना, पी स्क्वायर अगर 6 है, या आप कुछ भी मान लीजिए, पी स्क्वायर 9 मान लीजिए, तो पी बराबर कितना हो गया हमारा 3। तो अगर पी स्क्वायर जो है मतलब कि जो 9 है वो 3 से भाज्य है, तो पी जो है वो भी 3 से भाज्य ही होगा। ठीक है, वो भी 3 से भाग हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि तब P जो है वो भी 3 से भाज्य होगा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से भी इस तरीके से लिख लेंगे, माना जब भाज्य होगा तब हमने लिख लिया, माना कि जब P को 3 से भाग करते हैं तो हमारा कोई नंबर जो है वो K1 है वो आता है, तो मैंने इसे समीकरण नंबर 2 मान लिया। ठीक है, कि जब P को 3 से भाग करते हैं कोई भी नंबर आएगा तो उसको हम K1 मान लेंगे। अब इसको आगे लगाते हैं क्वेश्चन को। ये हमारी जो है समीकरण नंबर 2 मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अब जो ये मान है, ठीक है, इसको हम कहाँ रखेंगे, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर। या आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मत मानिए, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, P इक्वल टू हो जाएगा 3K1। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, और फिर लिख देते हैं कि समीकरण 1 में जो 2 है ना उसका मान रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारी क्या थी, समीकरण 1 हमारी ये थी कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 3। तो यहाँ पे पी स्क्वायर के बदले हम पी के बदले हम क्या रख देंगे, 3K1। तो रख देते हैं क्यू स्क्वायर बराबर 3K1 का स्क्वायर और अपॉन 3। ठीक है, ये था हमारा इक्वेशन में। अब क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 9K1 स्क्वायर अपॉन 3। 3 से ये क्या हो गया हमारा कैंसिल 3 टाइम, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3K1 स्क्वायर। और यहाँ से अगर K1 स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो K1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, अब क्यू स्क्वायर अपॉन 3 है तो क्या है, ये एक पूर्णांक है, इसलिए क्यू स्क्वायर जो है वो भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड जरूर हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि क्यू स्क्वायर अपॉन 3 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, इसलिए जो क्यू स्क्वायर है वो 3 से भाज्य है। अब चूंकि जो क्यू स्क्वायर है वो 3 से भाज्य है, तो क्यू जो है, अतः क्यू 3 से भाज्य होगा। 3 से जो है हमारा क्यू जो है वो भाज्य होगा। अगर भाज्य हुआ मतलब भाज्य है ही, हमने मान लिया कि यहाँ भाज्य होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि Q अपॉन 3 इक्वल टू कोई नंबर मान लेते हैं K2। ठीक है, और फिर यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, Q इक्वल टू कितना हो गया हमारा 3K2। ये हमारी इतनी वैल्यू आ गई। इसको हम क्या मान रहे हैं, इस वाले को हम अपना समीकरण नंबर 3 मान रहे हैं, और इस वाले को हम अपना समीकरण नंबर 4 मान रहे हैं। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 हमारे पास क्या है, समीकरण 2 इसी पेज पे ऊपर है। P इक्वल टू 3K1 है, और यहाँ पर Q इक्वल टू 3K2 है। ठीक है, अगर P और Q हम दोनों को देखें तो हम क्या देख सकते हैं कि जो P और Q है, ये रहा P 3K1 और Q बराबर 3K2, इन दोनों में कुछ कॉमन जरूर है। क्या कॉमन है, वो 3 है। 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। ठीक है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो जो है इन दोनों का कॉमन जो गुणनखंड है वो क्या हो गया हमारा 3। तो मैं इस बात को लिख दे रही हूँ पहले, समीकरण 2
एम समीकरण 4 से क्या है, स्पष्ट है। जो 3 है वो P एवं Q दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड है। यहाँ पे अणय बना लीजिएगा, गुणनखंड है, ठीक है। अगर गुणनखंड है, इन दोनों के बीच में कोई नंबर कॉमन है। हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या लिखा था कि P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, और मैंने ये भी बताया था कि P और Q का HCF या इन दोनों के बीच में कॉमन सिर्फ 1 होगा और कोई नहीं होगा, तभी ये सह अभाज्य संख्याएं होंगी। पर यहाँ क्या हो रहा है, P और Q के बीच में कॉमन एक और नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है 1 के अलावा। तो क्या हुआ, इसका मतलब कि P और जो Q हैं वो दोनों सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, और हमारा कथन क्या हो गया, गलत है। अगर ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं नहीं है तो √3 जो है, जो हमने मान लिया था कि एक परिमेय संख्या है, वो भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसीलिए P तथा Q, P तथा Q सह अभाज्य संख्या नहीं है, सह अभाज्य संख्या नहीं है। और अगर सह अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए हमारा कथन क्या है, गलत है। जो हमने माना था कि √3 हमने एक परिमेय संख्या मान ली थी, और जिसे हम परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते थे, और P और Q से अभाज्य संख्याएं थी, सब गलत साबित हो गया अब। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन में समझने वाली बातें हैं, क्योंकि कई बार बातें आ जाती हैं इसमें, पूर्णांक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य, अभाज्य, अगर ये सब आप लोग जानते हैं तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लगाते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दर्शाइए कि 5 माइनस के √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात तो हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, पर अब ये 5 भी इसके साथ जुड़ गया है। हमें देखना है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। चलिए लगाते हैं इसे। तो इस क्वेश्चन में भी हम वही करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, 5 माइनस √3 जो हमारा है, हम इसे एक परिमेय संख्या मानेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने ही कथन को क्या है, गलत साबित कर देंगे। तो अगर परिमेय संख्या जब माना है वो चीज गलत साबित हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, फिर अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, माना 5 माइनस के √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय मान के चलेंगे, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब हमने इसको परिमेय मान लिया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 5 माइनस के √3 बराबर P/Q के रूप में जरूर लिखा जाएगा जब ये एक परिमेय संख्या है तो। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, Q नॉट इक्वल टू 0 हमारा है, और P तथा Q क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। इतना ये हमारा हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि जिनको हम पहले अपरिमेय साबित कर चुके हैं, जैसे कि √3 को इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग अपरिमेय साबित कर चुके हैं, उसे एक तरफ रखेंगे और बाकी सबको एक तरफ ले जाएंगे, ठीक है। ये करना है हमें इस क्वेश्चन में। तो चलिए यही करते हैं। 5 माइनस √3 इक्वल टू P/Q था, √3 एक तरफ रहेगा, बाकी सब एक तरफ रहेंगे। तो मैं √3 को ले जा रही हूँ इसको राइट साइड पे, और P/Q को लेफ्ट साइड पे। तो ये हो गया 5 माइनस के P/Q इक्वल टू √3, यहाँ पे 1 लेके एलसीएम ले लिया, Q, ये हो गया 5Q माइनस के P इक्वल टू √3, ठीक है। इतना हो गया। इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक पॉइंट है जो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि P और Q जो है वो क्या है, हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक, सह अभाज्य संख्याएं पूर्णांक ही होती हैं। मान लो अगर 3 है, 5 है, 7 है, कुछ भी है, तो ये सब क्या है, ये पूर्णांक में ही आते हैं। और अगर किन्हीं भी दो पूर्णांकों को लेकर हम जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, ठीक है ना, तो क्या होगा, इनसे हमें पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जैसे कि मान लिया कोई नंबर 3 और 2 है, ये दोनों पूर्णांक है, इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो हमें पूर्णांक ही मिलेगा, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तब भी हमें पूर्णांक मिलेगा, ठीक है। तो अगर पूर्णांक को हम जोड़ते, घटाते, कुछ भी करते हैं तो हमें पूर्णांक ही प्राप्त होता है।
तो जो तीनों कंडीशन है, गुणा, जोड़ और घटा, घटा भी कर लेते हैं, इन तीनों कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। पर जब डिवाइड वाली बात आती है, भाग करने पर हमें क्या मिलता है, हमें परिमेय संख्या जरूर मिलेगी, पूर्णांक मिले चाहे ना मिले। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि P अपॉन Q इसीलिए हमने माना, जब इसे परिमेय संख्या माना तो हमने इसे P अपॉन Q मान लिया, क्योंकि P अपॉन Q जो है परिमेय संख्या के रूप में होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पूर्णांक है इनसे हमें क्या मिल जाएंगी, परिमेय संख्या मिल जाएंगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि P और Q जो हमारे क्या है, वो पूर्णांक हैं। सहभाज्य संख्याएं भी पूर्णांक ही होती हैं, हमने P और Q के पहले सहभाज्य संख्या माना था और वो भी पूर्णांक ही होती हैं, इसीलिए मैं इस चीज को लिख रही हूँ अब, क्योंकि P और Q क्या है, हमारे पूर्णांक है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, 5Q माइनस के P जो हमारा ये लिखा हुआ है, ये भी क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा। ठीक है, और क्या होगा इसके बाद, 5P माइनस के Q अपॉन Q, ये वाला पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि मैंने कहा ना डिवाइड करने पर परिमेय संख्या ही मिलती है, पूर्णांक मिले चाहे ना मिले, एक परिमेय संख्या। क्योंकि कभी कभी डिवाइड करने पर पॉइंट में आ जाता है, और जो पॉइंट वाला नंबर हमारा होगा वो पूर्णांक में नहीं आता। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर डिवाइड करने पर पूर्णांक के बारे में कंफर्म नहीं है, पर परिमेय संख्या होगी इस बारे में कंफर्म है। ठीक है, तो अब इस लाइन में हमने क्या करा, हमने इस लाइन में साबित कर दिया कि जो ये है एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। अब हम क्या लिखेंगे, परंतु परंतु क्या है, 5Q माइनस के P अपॉन Q, ये जो हमारा है, ये हमारा अंडर रूट 3 के बराबर हमने यहाँ पे लिखा है, और अंडर रूट 3 हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इससे पहले क्वेश्चन में हम प्रूव कर चुके हैं। अगर ये अपरिमेय संख्या है, ये इसके बराबर है, तो ये क्या होगा, ये भी अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारे दोनों कथनों में विरोधाभास हो रहा है, मतलब कि पहले हम कह रहे हैं कि परिमेय संख्या है, फिर हम कह रहे हैं कि अपरिमेय संख्या है। तो क्या होगा, हम यहाँ पे लिख देंगे बराबर √3, जहां √3 एक परिमेय संख्या, वो अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः इस हिसाब से क्या होगा, इस हिसाब से तो 5Q माइनस की P अपॉन Q भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या ही होगी। एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, पर हमने क्या कह दिया था पहले कि ये तो परिमेय संख्या है, 5 माइनस के √3 को, इस सबको। तो यहाँ क्या हुआ कि हमारे खुद के ही कथन में एक विरोधाभास हो रहा है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि परिमेय संख्या है, फिर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अपरिमेय संख्या है। तो अब क्या करेंगे, लिख देंगे अतः कि हमारा जो कथन है वो गलत है। ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः ये संभव नहीं है। एक ही चीज तो होगी, या तो परिमेय संख्या होगी या फिर अपरिमेय संख्या होगी। अतः हमारा जो कथन है वो गलत है, अतः हमारा कथन गलत है। और अगर हमारा कथन गलत है तब क्या होगा, 5 माइनस के अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये जो था इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, एग्जाम्पल नंबर 10। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। यहाँ पे हमें दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 11, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी उसी तरह है, बस हल्का सा ही डिफरेंस मिल रहा है हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं इसे भी। तो ये मैंने जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 है इसको लिख लिया है, इसमें भी उसी तरह है, बस वहाँ पे प्लस माइनस में था, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम उसे इसी तरह स्टार्ट करेंगे कि जो पहले नंबर दिया है ना, इसको हम परिमेय संख्या मान लेंगे, फिर अपने कथनों से विरोधाभास मतलब हो जाएगा, और उसके बाद हम उसको परिमेय संख्या लिख देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिख देंगे कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर परिमेय संख्या है तो 3√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P अपॉन Q के रूप में, जहां पर Q हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, और P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इतना हो गया हमारा।
उसके बाद हम क्या करेंगे, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें मैंने पहले बताया था क्या करेंगे, अंडर रूट वाली संख्याओं को एक तरफ और बिना अंडर रूट वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 3 को यहाँ भेज दूंगी क्यू के पास और √2 हमारा अकेला रह जाएगा। तो √2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, p/3q। इसको हम इक्वेशन नंबर मान लेंगे 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि p, चूंकि p और q, p एवं q क्या है, हमारे पूर्णांक हैं, क्योंकि सहभाज्य संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो p/3q क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या तो हो ही सकती है, लेकिन समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से कि ये जो है अंडर रूट के बराबर है। लेकिन समीकरण 1 से p/3q हमारा है वो किसके बराबर हो गया, √2 के। √2 को हमने पहले क्या सिद्ध कर चुका है कि √2 जो हमारी है एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया √2 जो कि एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हमारे खुद के ही दोनों कथनों में विरोधाभास हो रहा है। यहाँ हम कह रहे हैं कि अगर √2 एक अपरिमेय संख्या है तो ये इसके बराबर है, तो ये भी अपरिमेय होना चाहिए। और यहाँ पे हम कह रहे हैं स्टार्टिंग में कि ये जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब हम क्या लिख रहे हैं कि हमारे अपने ही कथन में विरोधाभास हो रहा है। तो अतः क्या लिख देंगे, या फिर यहाँ पे आप लिख दीजिए कि हमारे पहले कथन का विरोधाभास है ये, जो कि हमारे, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे लैंग्वेज इसकी बनाते हैं, जो कि हमारे पहले कथन का विरोधाभास है। ठीक है, हमारे पहले कथन का क्या है, विरोधाभास है। तो इसका मतलब दोनों में विरोध उत्पन्न हो रहा है। तो अब क्या होगा हमारा, अतः हमारा कथन गलत है। अतः हमारा कथन गलत है। अब जब हमारा कथन गलत साबित हो गया है तब क्या होगा, जो 3√2 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो है हमारा कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो तो कंप्लीट हो गए, 11 तक ही थे। और इसके बाद हम लोग लगाएंगे अपनी जो एक्सरसाइज 1.3 ये है, इसको लगाएंगे। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।